4 महीने की बच्ची को उसकी माँ ने बेच दिया। ये बच्चों के साथ कुछ ऐसे अमल और फेल करते हैं, मैं जबान से शायद नहीं कह सकता। हर 6 सेकंड के बाद कहीं दुनिया में एक बच्चा या बच्ची स्मगल हो रहा होता इंसानी स्मगलिंग में जो छोटे लड़के होते हैं, क्या उनको भी स्मगल किया जाता है? है। जितना खूबसूरत लड़का होता है उसको ट्रॉफी के तौर पे लेके आते हैं, 3 4 5 साल या 6 साल की उम्र तक जाते हैं तो वो बच्चे हलाक हो जाते हैं। कुछ केसेस ऐसे भी देखे जिनमें भाभी ने बच्ची को बेच दिया। एक बाप अपनी बेटी को लेके आता था प्रोस्टिट्यूशन के लिए, हस्बैंड वाइफ ना पूछिए जी। इन लड़कियों को पाकिस्तान में कैसे ट्रैप किया जाता है? एक वीकेंड नाइट पे एक डांस बार में जो लड़की पे जो जो इनकम होती है वो कम से कम 20 से 15,000 डॉलर, और जब वो लड़की को प्रोस्टिट्यूशन के लिए बेचते हैं तो समवेयर बिटवीन 3 to 500 US डॉलर्स वो लड़की को क्या मिल रहा होता है? दिस। मिडिल ईस्ट के अंदर जो छोटी बच्चियां होती हैं, क्या उनकी वैल्यू ज्यादा होती है? उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ, आप चाहे तो सेंसर कर दीजिएगा। लड़की जब विलिंग नहीं होती तो उसके साथ फिर क्या करते हैं? अली भाई, ऐसी एक स्टोरी नहीं है, ऐसी कई स्टोरियां हैं जो मुझे रात को काफी सोने नहीं देती। लड़की को प्यार का झांसा देकर उसका बॉयफ्रेंड उसे बेच देता है। उनको ये हीरोइन बनाने के लिए बॉम्बे में ले जाते हैं, फिर उनको बनाते हैं हीरोइन दबा के। इसके अंदर कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं? शायद मैं नाम ना ले सकूं यहाँ पे क्योंकि मुझे भी पाकिस्तान आना है, तो जिस आदमी का नाम आया था मैं सुन के कांप गया था मेरे हाथ ऐसे। क्या आप जानते हैं इंसानी स्मगलिंग के माफिया ख्वातीन को कैसे बेहतर नौकरी का झांसा देकर यूएई के डांस बार्स में सेक्स स्लेव के तौर पे यूज करते हैं? पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश की लड़कियों को कैसे ट्रैप करके बेचा जाता है? 4 महीने की बच्ची को खरीद कर उसके साथ क्या कुछ किया जाता है और छोटे लड़कों की स्मगलिंग करके उनके साथ क्या करते हैं? आज के पॉडकास्ट में मैंने कामरान फरीदी से ये तमाम सवाल पूछे। इनके जवाब जानने के लिए इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखें। सुनो क्राइम पॉडकास्ट के 90% व्यूअर्स वो हैं जिन्होंने अब तक सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपके ख्याल में मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें। कामरान भाई, हमने अपने लास्ट एपिसोड में बात की थी कि डार्क वेब पे किस तरह से वेपन्स और ड्रग्स सेल होते हैं, लेकिन अगर आज आपसे हम समझना चाहें, ड्रग्स और वेपन्स की स्मगलिंग तो होती है, लेकिन इसके साथ साथ जो ह्यूमन स्मगलिंग होती है, ऑडियंस के समझने के लिए ह्यूमन स्मगलिंग होती क्या है? पहले मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू फिगर बताता हूँ कि दुनिया की आर्म स्मगलिंग, ड्रग स्मगलिंग नंबर 1 सबसे मोस्ट प्रॉफिटेबल चीज, नंबर 2 आर्म स्मगलिंग, नंबर 3 जो है ये 1.5 बिलियन डॉलर ईयर की इंडस्ट्री है। ये 1.5 बिलियन डॉलर ईयर की इंडस्ट्री है ये, यानी ये तीसरी बड़ी प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में इलीगल काम में। ड्रग्स, गन्स, स्मगलिंग, ह्यूमन स्मगलिंग या ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और इतनी खतरनाक चीज है कि आप अगर अपनी घड़ी को देखें तो हर 6 सेकंड के बाद कहीं दुनिया में एक बच्चा या बच्ची स्मगल हो रहा होता है। एवरी 6 सेकंड टाइमर है इसका। कई इकसाम है ऑफ कोर्स इसकी। अगर हम कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो वो जिसको उर्दू में आप इंसानी स्मगलिंग कह सकते हैं, लेकिन उर्दू में इसके अलावा इसके लिए कोई लफ्ज नहीं है। इसकी कई इकसाम है। ये लेबर इंक्लूसिव भी होती है कि कुछ लेबर्स को लेकर जाया जाता है, कुछ विलिंगली होती है, कुछ अनविलिंगली होती है। जैसे अगर आपने इंसानी स्मगलिंग अगर कहा जाए तो कुछ लोग जाते हैं किसी स्मगलर के पास कि हमें फला फला जगह रोजगार के लिए स्मगल कर दिया जाए, इसकी एक कसम है ये भी। और वो आपको बाग दिखा के खतरनाक रास्ते से कुछ ना कुछ जगह ले जाता है। और एक होती है जो अगवा करके और फिर किस तरह आगे से लिया जाता है। तो उसकी इकसाम बेतहाशा है, लेकिन अगर हम हर तरफ जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मामले को समझना। तो जो एक बड़ा एस्पेक्ट जो 70% ऑफ ह्यूमन स्मगलिंग या ह्यूमन ट्रैफिकिंग का होता है, उसमें उसका 70% जो है वो सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए इस्तेमाल होता है, यानी बच्चियों और बच्चों दोनों के लिए। उसमें उसमें चाहे कम उम्र बच्चे होते हैं, यानी एज लो एज 7 साल या 6 साल के बच्चे से की उम्र से लेके उसके बाद ऑनवर्ड्स 50 से 55 साल तक की खवातीन को, तो उसको भी इस्तेमाल किया जाता है सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए या और जो काम के नहीं रह जाते, जैसे वो ये आपने सुना होगा कि ये बैगर माफिया या गदागर माफिया का नाम सुना होगा, ये भी इसी उसूल के तहत काम करते हैं। ये बॉडी को म्यूटिलेट करते हैं, अगवा करते हैं बच्चों को, उसके बाद म्यूटिलेट करते हैं। टीयर पंजाब से, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान से भी होता है, दुनिया भर में होता है बहरहाल, क्योंकि हम अब पाकिस्तान के हवाले से उर्दू में बात कर रहे हैं तो अपने खत्ते के हिसाब से बात करते हैं। तो उन बच्चों को जो अगवा करके लाया जाता है और उनके जिस्म को म्यूटिलेट करके, ये उसकी एक किस्म है। फिर उसकी एक किस्म है जो आज़ा की पेवंदकारी, जिसको कहते हैं ट्रांसप्लांट करना बॉडी के आज़ा को, यानी अगवा करके, जाहिर बात है विलिंगली तो कोई अपना गुर्दा या कलेजा या आंख तो नहीं निकलवाएगा, तो ये जिस्म के आज़ा को ये दिल भी निकाल लेते हैं, इतने बगैरत लोग हैं ये। तो उसको अगवा करके मिडल ईस्ट में बहुत ज्यादा होता है, पाकिस्तान से अगवा इंडिया से होके मिडल ईस्ट जाते हैं ये बॉडी पार्ट, सऊदी अरेबिया और दुबई में बहुत होता है ये काम।
ये भी इसका एक एस्पेक्ट है। बहुत ज्यादा एस्पेक्ट है। जब हम आपके साथ बात करना शुरू करेंगे तो फिर बात से बात निकलेगी और मैं आपको समझाता जाऊंगा कि किस किस तरह से और किस तरह किया जाता है और कौन कौन से इसके और पहलू। अगर हम समझना चाहें इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो सेक्स ट्रैफिकिंग का रैकेट चलता है उसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है और राउट क्या होता है, और जो इसमें जाती हैं लड़कियां वो क्या अपनी मर्जी से जाती हैं या उनको ज़बरदस्ती लेकर जाया जाता है? मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि जो जो नंबर एक चीज होती है वो जो हमारे यहाँ एक बहुत आम तरीका आजकल जो है बहुत, ये कह लीजिए सबसे हॉट टॉपिक पाकिस्तान में, शायद टॉपिक न्यूज में नहीं आता है क्योंकि इतने मजबूत माफिया है ये, लेकिन आपने जगह जगह सेंटर्स देखे होंगे जो जॉब के सेंटर्स होते हैं कि आपको हम अमेरिका भिजवा देंगे, दुबई भिजवा देंगे, कनाडा, मलेशिया, फला 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 जगह, थैंक यू वेरी मच। वहां लड़कियां जाती हैं, उनको जॉब का झांसा दिया जाता है, दुबई में आपकी जॉब लग जाएगी, सऊदी अरब में जॉब लग जाएगी, आपको मेड की जॉब लगवा रहे हैं। उसमें ज्यादातर जो होते हैं उनके पीछे ये बदकार लोग आगे से उसको बेच देते हैं, आगे से सेटिंग हुई हुई होती है, वो मजालिम, खैर वो मैं आपको आपको आगे बताऊंगा तो इंशाल्लाह। और एक एस्पेक्ट ये है कि वो इस तरह से किया जाता है। नंबर दो इसमें जो तरीका होता है वो अगवा के तरीके का, नहीं लड़की को किडनैप किया। नंबर तीन होता है, यानी जो पहला एस्पेक्ट है उसमें तो विलिंगली लड़की जा रही है मैं जॉब के लिए करना है, या आदमी जा रहा है कि मुझे जॉब के लिए जाना है या फला फला काम के लिए जाना है, मुझे फला फला मुल्क रोजगार के लिए, तो विलिंगली कर रहा है। लेकिन एक होता है जो किडनैप होती है। नंबर दो फिर जो एक और जो होता है कि झूठ बोल के, यानी इनके पास इनके एजेंट्स होते हैं जिनको पता होता है कि लड़की बहुत खूबसूरत है, कम उम्र है, इलाके में इनके एजेंट्स होते हैं, देख रहे होते हैं उनके घरेलू हालात को, फिर वो अप्रोच करते हैं कि अगर आपको कहीं जाना है तो मेरे चचा का लड़का है, मेरे मामू का लड़का है, मेरी खाला है, फला फला है, वो आपकी हेल्प कर देगा, आपके हालात बेहतर हो जाएंगे, यादी यादिया। ये जो हमारे यहाँ जो इंडिया पाकिस्तान का डिलेमा, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश का डिलेमा ये है कि हमारे यहाँ ये अप्रोच बहुत ज्यादा है, ऑल दो किडनैपिंग इज वन पार्ट ऑफ इट। और इसका एक छोटा सा पार्ट जो प्रोफेशनल, जिसको कहते हैं कि प्रोस्टिट्यूशन, जो लड़कियां ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, जो ऑलरेडी ये काम कर रही हैं, तो उनके जो जो पिम्प्स होते हैं या उनके जो हैंडलर होते हैं, फॉर लैक ऑफ बेटर इंग्लिश, वो उनको कहते हैं कि हम आपको आपको यहाँ बहुत कम पैसे कमा रही हो, ये हो रहा है, हम आपको मिडल ईस्ट में जो है वो दुबई में, उसको कहते हैं कि सोना ही सोना, चांदी चांदी होगी जी, आप शेखों के पास रहेंगी। फिर उनको इस तरह से करके ये एक विलिंगली पर झूठ बोल के उनको किया जाता है। वो ऑलरेडी प्रोफेशनल होती है पर कीप इन माइंड वो भी इंसान है, फिर उनके साथ जो मजालिम होते हैं आगे या उनको जिन हालात में रखा जाता है। ये और एक उसका एस्पेक्ट जो है वो बहुत छोटा है लेकिन बहुत खतरनाक है। वो अब पाकिस्तान से लड़कियां थाईलैंड भी जाना शुरू हो गई हैं। तो जहां तक राउट है, अब ये तो विलिंगली है, ये तो वाया प्लेन ही होता है, ये जो भी कुछ होता है, यानी ये जितना मामलात हैं, ये तो जहाज के जरिए बाकायदा लीगल वीजा उन चीजों के लिए लिया जाता है। इंडिया से जैसे, अच्छा सॉरी, जैसे अफगानिस्तान से जो पाकिस्तान लड़कियां लाई जाती हैं, ये भी एक एस्पेक्ट है, सॉरी मैं भूल गया था कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान लड़कियों को लाया जाता है, बच्चों को भीख मंगवाने के लिए भी लेके आते हैं, क्योंकि वहां आपको पता है कि जो इतनी शहादतें हुई हैं, बहुत ज्यादा यतीमों की बहुत तादाद है, वो यतीम खानों से बच्चों को खरीद लेते हैं या अडॉप्ट करने के बहाने करते हैं कि हम अडॉप्ट कर रहे हैं, या दो तीन बच्चों को अडॉप्ट करना, वो उनको बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं पैसे देके, या वो क्रॉसिंग दूसरे वाले बगैर चेक इन बॉर्डर से वहां से लाके पाकिस्तान में, या तो उनको सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए भेज दिया था, पाकिस्तान में ऐसी जगहों पर रख के उनकी प्रोस्टिट्यूशन कराई जाती है। और उसमें माइनर की तादाद बहुत ज्यादा है, जो अफगानिस्तान से आ रहे हैं उसमें बच्चों की 7 साल से लेकर 11 साल की बच्चियों की तादाद सबसे ज्यादा है। इंसानी स्मगलिंग में जो छोटे लड़के होते हैं क्या उनको भी स्मगल किया जाता है? इसके अलावा हम अक्सर सड़कों पर देखते हैं जो बैगर्स छोटे बच्चे होते हैं, क्या वो भी इंसानी स्मगलिंग के ज़रिए इधर आते हैं? हम देखते हैं कि उनमें से किसी का हाथ नहीं है, किसी की आँख खराब है, तो क्या इनके ऑर्गन्स को भी डैमेज किया जाता है? अली भाई, इनको जो बच्चों को इनके म्यूटिलेट कर देते हैं बॉडी, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया था म्यूटिलेशन। मुझे उर्दू में माजरत के साथ इसका असल माना नहीं पता, आई थिंक उसको रोंद कहना चाहिए, या मेरा ख्याल ये सही लफ्ज नहीं है उर्दू में, लेकिन उसको बॉडी को पार्ट को म्यूटिलेट कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर उसके हाथ को काट के, यानी आपने देखा होगा एक जली सी स्किन होती है, वो बर्नर यूज करते हैं, एक खास बर्नर होता है, या ऑयल, हॉट ऑयल यूज करके उसके ऊपर डाल देते हैं, या फिर कुछ ऐसी ऐसी चीजें यूज करते हैं उसके ऊपर कि वो आपको, यानी वो एक इबरतनाक सी चीज लगी आपको देख के, इतना तरस है कि आप उसको दे दें, तो वो बहुत पेनफुल एक चीज है, कोई एनेस्थीसिया कोई चीज नहीं दी जाती। अब मिसाल के तौर पे मैं अली भाई मेरे दिल से मैं चाह रहा था मैं आपसे इस बात को भी यहाँ ब्रॉट अप करूं आपके नाजरीन के लिए। जैसे एक मज़ार है बहुत मशहूर पाकिस्तान में, जिसको दौले शाह का मज़ार कहा जाता है, दैट इज नोन फॉर, बहुत बड़ी तादाद है। वहां पे ये होता है कि बच्चों को ला के कुछ लोग, अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को मन्नत के तौर पे वॉलंटियरली दे देते हैं कि हमारे यहाँ पहला बच्चा होगा तो हम आपके, ये मन्नत होती है उनकी। कुछ होते हैं जो अगवा करके, यानी ये सबसे गदागर माफिया का नंबर 1 जो सेंटर है पूरे पाकिस्तान में, वो है ये दौले शाह वाले।
ये बच्चे को क्या करते हैं कि जब छोटा बच्चा होता है तो उसके सर पे कड़ा चढ़ा देते हैं, यानी एक कढ़ाई जैसी होती है कैप, तो उसका सर जो है वो ग्रो नहीं होता। दे आर नॉट बॉर्न दैट वे, कीप इन माइंड। लोग समझते हैं वो जी ये बाबा की करामात, देयर इज नो करामात। आप अगर रिसर्च करेंगे यू विल फाइंड आउट कि उसके सर पे ये कड़ा चढ़ा देते हैं तो उसकी ब्रेन ग्रोथ नहीं होता। उसके बाद वो उसको दौले शाह का चूहा या माउस जिसको इंग्लिश में कहा जाता है उससे भीख मंगवाते हैं। ट्रेनों में जो लोग सफर करते हैं वो जानते हैं बहुत ज्यादा होता है ये। तो उन पे लोग तरस खा के दे देते हैं, समझते हैं बाबा की करामात है। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी बिग एक्सपेक्ट। जहां तक बॉडी पार्ट की म्यूटिलेट की बात है अली भाई, इसमें हम एक और चीज ऐड कर देते हैं। जहां तक बच्चों का नंबर वन जो लड़कों की स्मगलिंग होती है उसकी नंबर वन मार्केट है क्वेटा से ये स्मगल होते हैं ताफ्तान। और ये जो इलाके बलूचिस्तान के इलाके हैं जो दूर दराज के कबायली इलाके हैं, वहां पर इन बच्चों को एज अ सेक्स स्लेव रखा जाता है। एक एनजीओ काम कर रही है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मैं उनसे करीबी ताल्लुकात में रहता हूं, मैं उनके साथ काम कर चुका हूं, जो रेस्क्यू करते हैं ऐसे बच्चों को जो जो कम उम्र बच्चों को बदफेली के लिए वो अपने पास रखते हैं सरदारों के पास। ये एक एक दो दो नहीं होते, उनके पास 20 20 25 25 40 40 बच्चे एक एक जगह पर रखे जाते हैं। और ये इसके अलावा ईरान तक स्मगल होते हैं, ये ईरान में भी ये काम बहुत ज्यादा होता है। तो ये पाकिस्तान से लेकर ईरान की पट्टी तक ये बहुत बड़े पैमाने पे होता है। और ये बच्चों को अगवा करके ये कराची से भी ले जाते हैं, जो कचरा चुनने वाले बच्चे हैं उनको भी, यानी खुश शक्ल पठान बच्चों को और ऐसे छोटे बच्चों को पंजाब, इंटीरियर पंजाब से, बहावलपुर से बहुत बड़ा किडनैपिंग हुई थी जिनको ये ईरान लेके गए थे और ये बलूचिस्तान ताफ्तान के रास्ते उन बीच में रखा था। और आई वाज एक मिशन उनके साथ था मेरा, रेस्क्यू मिशन, तो मैंने उनको बहुत करीब से देखा हुआ है। अल्लाह बल्ला के उस एनजीओ का जो रेस्क्यू कर रहे हैं, लेकिन देयर दैट्स आल्सो वन एस्पेक्ट ऑफ इट। और इन छोटे लड़कों को रखता कौन है अपने पास? ये जी ये सरदार, बलोच सरदार हैं बदफेल, जिनको बहुत ज्यादा बच्चों का शौक होता है, और वहां पर ये इसको एज अ प्राइड करते हैं। और ये खैबर पख्तूनख्वा में भी होता है, ये नहीं कहूंगा कि नहीं होता, वहां पे बड़े पैमाने पे होता है। लेकिन ये जो खास तौर पे एक को हॉस्टेज जो रखते हैं बच्चों को, 10 10 12 12 बच्चों, और दे कॉल इट अ ट्रॉफी। ये बेसिकली जितना खूबसूरत लड़का होता है उसको एक ट्रॉफी के तौर पे लेके आते हैं, और उसको अच्छा कपड़े, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएंगे, उसको बोस्की का कुर्ता ये बहुत खूबसूरत, और उसको अच्छा फोन भी देते हैं। और वो उनको जब साथ लेके चलते हैं, जब वो लेके चलता है तो ममलिकत देखो दादा दे पाकिस्तान माशाअल्लाह, उसको ये एज अ ट्रॉफी, जैसे होता है ना अमेरिका में कहते हैं ट्रॉफी वाइफ, अगर आप किसी मॉडल से शादी करें तो वो ट्रॉफी वाइफ। ये बच्चे जो लड़के होते हैं जितना कम उम्र का होगा और जितना हसीन होगा उसके साथ, उसको वो ट्रॉफी वाइफ ही कह लीजिए, अब उसको भर लैक बेर इंग्लिश, उसको ये इस तरह पे पेश करते हैं। तो ये बलूचिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पे होता है ये काम। मैंने यूट्यूब पे एक रिपोर्ट देखी कि 4 महीने की बच्ची को उसकी माँ ने बेच दिया। ये 4 महीने की बच्ची का क्या इस्तेमाल करना है? अली भाई ये एक एक डिलेमा है हमारा इंडिया पाकिस्तान का। ये बाहर ज्यादा नहीं होता कि ये गरीबी कहते हैं, इससे बड़ी लानत कोई चीज नहीं है। ये जैसे अभी मिसाल के तौर पे आपके यहाँ केस आया था सारिम बरनी का। सारिम बरनी साहब जो जो एक अदारा चला रहे थे, वो इनके पास एक ये पूरा ग्रो है। ये एक सारिम बरनी एक शख्स वाहिद का नाम नहीं है, ये एक पूरी माफिया है, एक पूरा ग्रो है इनका। और इनके पास खवातीन हैं जिसको ये एजेंट, एज अ फ्री एजेंट काम करवाते हैं उनको, एज एज यानी उनको ये कमीशन बेस्ड काम होता है। जैसे आप जाइए किसी घर में, इनका काम ये था कि इनकी जो खवातीन को ये बताया जाता है कि भाई तुम लेके आओ बच्चों को, 4 माह की बच्ची हो, 6 माह की हो, 8 में, जो जद मैं किस 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 उम्र की बच्ची है, या बच्चा या बच्ची दोनों ले लेते हैं ये। इनका लेबल ये होता है कि हम जी अडॉप्शन के लिए दे रहे हैं, कि अडॉप्शन के लिए इनके बे औलाद लोग। बिल्कुल गलत बात है, ये इनकी इंटेंशन नहीं होती है, क्योंकि जो अडॉप्शन एजेंसीज होती हैं वो एक बहुत स्क्रूटनाइज करते हैं, वो आपको, इनकी इन्वेस्टिगेशन होती है, वो आपका घर देखते हैं, एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि आप कोई जहनी तौर पे बीमार तो नहीं है कि इस बच्चे बच्चे के साथ कोई फेल करने वाले हैं। तो बहरहाल ये जो सारिम बरनी ट्रस्ट जो का जो मामला हुआ था, बिल्कुल एग्जैक्टली। और ऐसा, ये तो खैर एक ट्रस्ट था, एक माफिया कह लीजिए। ऐसे इंडिपेंडेंट बहुत छोटे छोटे बच्चों से, आपने सुना होगा कि कभी खबर देखेंगे कि हॉस्पिटल से बच्चा अगवा हो गया, छोटा मामूली बिल्कुल। बच्चा। यार ये कैसे, क्या कहानी है, उसका क्या करेंगे? तो उसका नंबर एक एस्पेक्ट ये होता है कि ये ढूंढते हैं ऐसे लोग जिन जैसे जिनके यहाँ औलाद नहीं हो सकती। पहली बात तो ये उनको बेचने की ट्राई करते हैं। अब आप सोचिए, लेस कॉमन सेंस की बात है, मैं और आप एज अ कॉमन सेंस, या आपके जो सामीन है उनसे मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी बीवी है, उसके औलाद नहीं हो रही, आपके पास एक आदमी लपटा हुआ आया और छोटे बच्चों को दे रहा है, भाई ये ले लो बेच लो, आर यू गोना बाय इट? आप खरीदोगे उस बच्चे को पैसे देगी, आपके औलाद नहीं हो रही? हु वुड डू विद राइट स्टेट ऑफ माइंड? कौन अपने अकल से, जहन से किसी कोई आप पूछोगे नहीं किसका बच्चा है, किसका, उठा लो जी, क्या उसकी बैक स्टोरी कोई भी हो, यू बेटर नो। सो ये एक फ्रंट कहानी होती है। होता ये है अली भाई इसके पीछे कि वो होता है चाइल्ड पोर्नोग्राफिक रिंग। ये क्या करते हैं, ये बच्चों के साथ कुछ ऐसे अमल और फेल करते हैं, मैं जबान से शायद नहीं कह सकता, ना मेरी हिम्मत है कहने की।
इसको इंग्लिश में जो लफ्ज है इसके लिए वो बेबी रैपर या फिर डायपर स्निफर कहा जाता है। इनके लिए एक टर्म है इंग्लिश में बाकायदा मौजूद है। हाँ हाँ। और ये वीडियो पे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है इनको वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि वो प्रोटेस्ट या कुछ नहीं कर सकते। और उसमें अमूमन बच्चे जो है वो जब 3 4 5 साल या 6 साल की उम्र तक जाते हैं तो वो बच्चे हलाक हो जाते हैं। आई मीन उनको बेसिकली इस ऐसे काम किए जाते हैं उनके साथ कि वो जिंदा नहीं रह पाते, उनको कचरे में फेंक देते हैं। उसके बाद एक इसका एस्पेक्ट ये है अली भाई, सो ये बच्चे को जब बच्चा लिया 4 माह का 6 माह का, उसको ये थोड़ा सा 3 साल 4 साल तक रेस करते हैं और उसको ये स्टेरॉइड देते हैं। तो मिसाल के तौर पे ये एक एस्पेक्ट है, आपने नहीं सुनी होगी शायद बात ये। जैसे बच्ची चीज 4 साल की हो गई या 5 साल की होगी बच्ची, उसको ना हाँ स्टेरॉइड देना शुरू कर दिया। अब स्टेरॉइड से होता ही है अली भाई कि उसके जो आजा हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। यानी छोटी सी उम्र में उसके ग्रोन वुमन वाले आजा बढ़ना शुरू हो जाएंगे। उसको उसका नाम नहीं लूंगा जो चीज दी जाती है, लेकिन ये कि वो इंजेक्शन देते हैं स्टेरॉइड के, खास किस्म की होती है कॉकटेल। उससे उसका फिगर ऐसा हो जाएगा कि है तो बहुत छोटी लेकिन आजा बड़े हुए हैं उसके खास मखसूस जो होते हैं, जो बड़ी औरत के होते हैं। और उसके साथ फिर वो वीडियो बना के एक खास चीज की जाती है। और वो हमारा आपके साथ टॉपिक चला था डार्क वेब वाला। खैर वो डार्क वेब के लिए भी नहीं होता, इसके प्राइवेट बायर्स होते हैं इनके, इस शोज के प्राइवेट बायर्स बहुत होते हैं। ये बड़े पैमाने पे होता है और इंडिया पाकिस्तान से भी एक लानत ये मौजूद है। ये 4 साल की बच्ची का जिसका ये यूज़ कर रहे हैं, ये बच्ची को बेचता कौन है? ऐसी क्या मजबूरियां होती हैं कि उसकी माँ ने या उसके बाप ने बच्ची को बेच दिया? कुछ केसेस ऐसे भी देखे जिनमें भाभी ने बच्ची को बेच दिया। अली भाई ये गुर्बत का मैंने आपको जिक्र किया, हमारे यहाँ गुर्बत इतनी ज़्यादा है। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, मुझे अमूमन अच्छा लगता है आपसे बात करके। मैं आपको आई कैन गो टू दैट जो मेरी मेमोरी लाइन है। हमारे यहाँ मसला ये है कि जब पंजाब में तूफान आया था, सैलाब आया, आपको याद होगा कुछ जी। कुछ साल पहले, तो एक बड़ी अजीब खबर देखी मैंने। वो खबर ये थी कि एक घर के यानी जो लोग थे उसके बच्चा बह रहे थे, 2 बच्चे बह रहे थे। तो एक बच्चे को तो उसने संभाल लिया और उसने दूसरे बच्चे को बचाने के बजाय गाय को बचाने की कोशिश की। अब आपको अजीब हैरत होगी क्यों गाय को बचा रहा। अगर वो दूसरे बच्चे को बचाता और गाय बह जाती तो वो गाय से उसका घर चलता है, तो वो बच्चे दोनों वैसे ही भूखे मर जाते हैं। अब आप कितनी गालियां दे लीजिए उस आदमी को, लेकिन उसने जो काम किया वो क्यों किया? उसको पता है अगर भैंस बह गई तो ये दोनों बच्चे मर जाएंगे। तो उसने एक बच्चा और एक गाय बचा ली, एक को जाने दिया। आप सोचिए, हमारे यहाँ गुर्बत का मामला ऐसा है भाई, इतनी गुर्बत है, इतने हालात खराब हैं और बढ़ती जा रही है कि हम अपनी औलाद को ये नहीं सोचते कि कहाँ क्या जा रहा है, किस तरह से हो रहा है। हम अपने बच्चों को बेच भी देते हैं। और दूसरा जो खरीदने वाला है वो 100% आपको ये कह के नहीं खरीदता अली भाई, जस्ट गिव इट अ बेनिफिट ऑफ डाउट कि वो ये कह के नहीं खरीदता कि मैं इनके साथ क्या काम करूंगा। लेकिन हमारे वाले ही सोचते नहीं है कि वो क्या करेगा। वो कहता है जी अच्छा घर मिल जाएगा, अच्छी फैमिली मिल जाएगी, उसको खाने को मिलेगा, पढ़ा लिखा देंगे। नॉर्मली यही करते हैं। और अली भाई कीप इन माइंड ऑल्सो, ये जो घरों में काम करने वाले जो ज्यादातर आप देखते हैं पाकिस्तान में, कराची में खासतौर पर डिफेंस में, या बड़े इलाकों में लाहौर में अगर आप जाएंगे, तो वो खरीदे हुए बच्चे होते हैं। वो मेन मेजोरिटी जो होती है ना उसकी, वो मेजोरिटी ब्रोकर होता है बीच में उसमें। उनके घर वालों को नहीं पता, अगर नहीं घर वालों को तो कहता है कि हम इसकी जॉब लगवाने जा रहे हैं, उसको नहीं पता कि चाइल्ड ले। तो वो बीच में उसका उसका एवरी मंथ उसका कमीशन होता है कि अगर वो 10,000 रुपए घर से ले रहा है तो वो 5,000 रुपए खुद रखता है, 5,000 रुपए या 6,000 रुपए खुद रख के 4,000 घर पे देता है। तो ये ब्रोकेज सिस्टम पे होता है बेसिकली। तो ये दिस इज अ फॉर्म ऑफ ट्रैफिकिंग, आप स्लेव लेबर कहते हैं इसको, वर्स्ट सॉर्ट ऑफ इट। ये पाकिस्तान में बहुत कॉमन चीज, इसके खिलाफ कोई कानून भी नहीं है पाकिस्तान में। सो ये जो है ये एक हमारी गुर्बत का मामला है अली भाई। इसमें तो क्या कह सकते हैं, बेइसी कह लीजिए एक तो वालदैन की, और दूसरा जो है हमारे यहाँ गुर्बत जो जो कि बहुत बड़ी लानत है, और उससे ये फिर सारे काम होते हैं। मैं एक बात कहना चाह रहा था आपको, इसमें हम यहाँ एक ऐड कर देते हैं कि अली भाई यहाँ जो मैं जब पाकिस्तान में था तो ये चीज़ें मैंने करीब से देखी थी कि एक बाप अपनी बेटी को लेके आता था प्रोस्टिट्यूशन के लिए। मैं उस वक्त शेरटन में रह रहा था। तो एक आदमी आता था, वो छोड़ के चला था। आदमी आता उसके मतलब डिफरेंट डिफरेंट। अब मैं लॉबी में बैठता था, रोज का मेरा काम था ये, मैं बैठता था वहां पे। तो मैं ये देखता था कि वहां पे एक बाप आता था बैठ छोड़ के, सब मैं ना मतलब बच्ची छोटी लगती थी देखने में। तो देना मैंने जो वहाँ एक जो मेरा जानने वाला था, मैंने उसको पूछा, मैंने यार क्या चक्कर है? बोलते यार ये बाप है, ये लेके आता है, सप्लाई का काम करता है, इट्स वेरी कॉमन थिंग वहाँ। तो अब ये पाकिस्तान में जो है। और दूसरा एक है कि एक लड़की से मेरी मुलाकात हुई वहां पे, तो उसकी भाभी जो ऐसा जैसे आपने जिक्र किया, वो भाभी वाला मसला ये था कि उसकी उसकी वालदा का इंतकाल हो गया, तो भाई भाभी के साथ रहती थी। अब वो बोझ थी घर पे, तो भाभी ने जो था वो बिजनेस बना लिया, वो भाभी ने उसको काम पे लगा दिया था। और वो जो है उसकी कमाई, यानी वो कमा रही है, जारी बात है, शी इज गोइंग आउट वर्किंग।
और मैं एक और बहन वाला भी मामला था, एक बड़ी बहन छोटी बहन के साथ ये करवा रही थी कि उसको वो जी चलवाती थी वहां पे। हस्बैंड वाइफ ना पूछिए जी, ना पूछें ये। हस्बैंड वाइफ को लेके आ रहा है और उसके साथ वो ग्राहकों के साथ वो ये मामला सब कुछ कर रहा है। दिस इज व्हाट हैपन। अगर हम सेक्स वर्कर की बात करते हैं, कुछ अपनी मर्जी से जाती होंगी, कुछ को नौकरी का झांसा देकर ले जाते हैं। इसके अलावा कौन से झांसे देकर ये लेकर जाते हैं, और पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान से ये लेकर किधर जाते हैं, इनका राउट क्या होता है और इनके साथ करते क्या है? जो पाकिस्तान से नंबर वन मार्केट है वो है यूएई, मिडल ईस्ट, सऊदी अरेबिया, दुबई। ये आपकी नंबर वन मार्केट है पाकिस्तान से। नंबर वन जो जो सबसे ज्यादा इसकी जो ये कह लीजिए कि डिमांड है वो इन दो मुल्कों दुबई और सऊदी, नहीं दुबई नहीं कहना चाहिए, यूएई टू बी राइट, क्योंकि ये डिफरेंट स्टेट में भी होते हैं। चाहे आपको राइसल खेमा में भी मिलेंगे ये, और जबल अली में भी मिल जाएगा। ये मैंने पाकिस्तानी लड़कियां वहां भी देखी हैं जो आती हैं। शारजा में बहुत ज्यादा है। और एक वहां पर एक कल्चर है अली भाई, डांस बार कल्चर उसको कहते हैं। डांस बार कल्चर यानी यहाँ पे वहां पे वो एक, इसको उर्दू में मुजरा कहा जाता है। वो मुजरा तो नहीं होता पर वो डांस बार होते हैं, इंडियन तर्ज का डांस बार होते हैं। तो ये लड़कियों को वहां ले जाके तो वो डांस बार में यानी जॉब का कह के जाते हैं कि आपकी जो वो ट्रैवल एजेंसी में जॉब होगी, नंबर वन का जो होता है आपकी ट्रैवल एजेंसी में जॉब होगी, हो गई ट्रैवल एजेंसी में जॉब। वो ट्रैवल एजेंसी में तो नहीं, तो एजेंसी में जरूर होती है, वो ट्रैवल नहीं होता। तो उसमें वो ले जाते हैं उसको और वो डांस बार में रखते हैं। मेजोरिटी जो होती है वो डांस बार, वहाँ प्रोस्टिट्यूट जो दो तरह की प्रोस्टिट्यूशन होती है। एक तो वो घर में रख के बाकायदा उनके क्लाइंटेल होते हैं, वो फेम सिस्टम है उनका, ब्रोकेज सिस्टम, उनके वो कार्ड रखे होते हैं। वो गाड़ी पे आपके, अगर दुबई में कभी आप देखेंगे या गए होंगे तो वो गाड़ियों पे कार्ड रख जाते हैं, वो आपके बिजनेस कार्ड होते हैं, उसमें लड़कियों की तस्वीरें होती हैं, कॉल दिस नंबर। तो वो एक सिस्टम है, वो लड़कियां घरों में होती हैं, उनको सप्लाई कर दी जाती हैं गाड़ी में आते सप्लाई। अच्छा, उन लड़कियों के पास फोन नहीं होता उन, क्योंकि वो पकड़ी जाए तो दे कैन गेट इन ट्रबल, ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है वहां पे। तो उनके फोन नहीं, उनके पासपोर्ट और छीन लेते हैं। फोन तो उनके पास होता नहीं है, उनको कॉल करने की इजाजत नहीं होती। और उनको बस वो एक लगी बंदी जो पाकिस्तानी, उनको सैलरी होना चाहिए। जैसे पाकिस्तानी अगर उसको घर वालों को बोला है कि 50,000 या 60,000 या 1 लाख रुपए उसके घर में जो है वो पहुंचा देते हैं। बहुत से लोग पहुंचाते हैं, बहुत से वो भी नहीं देते, वो रख लेते हैं, उसके बाद नहीं होता। तो वो जो है वो उसको रख के उसके साथ फिर वो डांस बार में जो लड़कियां काम करती हैं उनको ये होता है कि वो ले जाते हैं गाड़ी में, ट्रांसपोर्ट घर में बंद रखते हैं, उनको बाहर ले आने जाने की इजाजत नहीं होती। उनको खाना पीना वहीं अंदर होता है, वहीं पकाते हैं, वहीं खाते हैं। छोटा कमरा होता है, एक कमरे में 5-5, 10-10, 15-15 लड़कियां भी होती हैं, डिपेंडिंग कि आप किस पार्टी के पास काम कर रहे हैं। और फिर वो आपको डांस बार में, वहाँ ब्रोकरेज होता है, वो डांस बार में उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो लेके जाते हैं वहाँ डांस में। वो आधे नंगे कपड़े पहन के डांस करती हैं, वो इंडियन तर्ज के जो होते हैं, उनको वो शलवार कमीज में नहीं होता, उनका डांस होता है। उसके बाद वो लीगल है दुबई में, बाय द वे। उसके बाद वो वहां से जो ग्राहक को देख लेता है, वो कांटेक्ट करता है जो जो बार बार का मैनेजर है, फिर वो लड़की की बुकिंग हो जाती है इस तरह। फिर वो सुबह घर जाने के बजाय जो है वो ग्राहक के साथ चली जाती है, तो उसकी डबल शिफ्ट हो जाती है। उसके पैसे उसको नहीं देते, बाय द वे। वो पैसा जो है 100% वो लड़की के पास नहीं जाता, वो डांस बार के ओनर के पास। उसको सिर्फ और सिर्फ वही जो उसका कॉन्ट्रैक्ट मनी है, यानी उसको 50,000 पाकिस्तानी या पाकिस्तानी 1,70,000 जो भी है वही उसका होता है। बाकी जितने भी ओवरहेड जो जितने भी लाखों डॉलर से कमा रहे होते हैं, शी नेवर सी अ डाइम ऑफ इट। इन लड़कियों को पाकिस्तान में कैसे ट्रैप किया जाता है? इंडिया पाक आई मीन इंडिया सबसे एक ही पिच है, सॉरी नेपाल से भी होती है। अच्छा, नेपाल से भी ये बहुत ज्यादा शुरू हो गया है, नेपाली लड़कियां आजकल बहुत है दुबई में। क्योंकि जहां जहां गुर्बत है वहां ये लानत है। वो ये करते हैं, उनको बेसिकली तो जॉब के लिए ही कहते हैं कि आपको जी वहां या तो ट्रेवल एजेंसी में जॉब की जाएगी, जो मेन जहां से जो है वो जॉब कर दिया जाता है। नंबर वन जो है वो आपकी दुबई में जॉब हो जाएगी या सऊदी अरब में जॉब हो जाएगी, आप मेड के लिए जॉब करेंगे। सऊदी अरब में इससे खराब हालात में रखते हैं, सऊदी अरब में क्योंकि डांस बार नहीं है। सऊदी अरब में जो अगर जो जो जाती हैं वो घर में काम करती हैं, और वो और भी काम उनसे लिया जाता है उसके बाद, यानी यानी उसको पूरा ही फुल पैकेज है वो। और बेचारी को सोने वोने भी नहीं देते वहां पे, तो बहुत जुल्म करते हैं वो लोग। ये बहुत 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 कॉमन है वहां पर। जो नंबर वन जहां सा जॉब का, नंबर दो जो चीज है वो यही कि उनको कहा जाए, जैसे मैंने को बताया कि प्रोफेशनल लड़कियां ऑलरेडी होती हैं और उनको इस सिलसिले में ले जाता है। इंडिया से भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही पिच पिच एक ही है। हम जो है वो इंडिया पाकिस्तान की पिच, बांग्लादेश इंडिया पाकिस्तान एक ही पिच यूज करते हैं। नेपाल से भी बहुत ज्यादा हो रहा है ये, इसी पिच पे करते हैं कि जी आपकी जो है वो लाइफ बेहतर हो जाएगी, आपके घर पे सैलरी आ जाएगी, आपको जो है वो बड़ी अच्छी जॉब हो जाएगी, 4 घंटे 8 घंटे आपने काम करना है, 2 दिन आपके ऑफ होंगे, घंटा भी कुछ नहीं होता। उसके बाद में सारी जो है वो रुसवाई रुसवाई है। सो दुबई ये बकायदा लीगल, ये जो वीजा होता है अली भाई, सो यू नो, ये लोग क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट वीजा जैसे जो ये बकायदा वीजा होता है इसका, इन लड़कियों को ये क्या करते हैं किसी एजेंसी के थ्रू उसको वीजा इशू करवा देते हैं, वर्क वीजा जिसको कहते हैं। यानी कि ये कफील से कह के उसको 6 आदमियों, उस कफील को नहीं पता क्या हो रहा है पीछे, वो कफील से तो
12-15 वीजे इशू कर दिए। यानी ये घर में काम के लिए या मेड का वीजा होता है, डिफरेंट तरह के कॉन्ट्रैक्ट वीजे होते हैं, या ये किफाला जिसको कहते हैं, वो वीजे वो इशू करवा लेते हैं उससे। उसके बाद जो है वो जगह लड़की ने वो कभी काम नहीं करना, उसने जाना तो है वो रहना इन्हीं के साथ। उसको नहीं पता कि उसको उसका इवन वीजा भी, कफील कौन है, जो लीगल चीज होती है उसको नहीं पता तो कफील कौन है, कैसा वीजा लगा, क्या लगा, उसको बस ले जाके वो बंद कर देंगे उसके बाद, और फिर उसकी लाइफ की वो जो है वो चीज शुरू हो जाती है। अच्छी बात यह है कि ये दुबई सऊदी अरब में जो है ये साल 2 साल 3 साल का सिलसिला होता है। सऊदीया में 2-3 साल का नहीं, सऊदीया में तो खींच देते हैं ये लोग। दुबई में जो है ज्यादातर जब ऐसे डांस बार वगैरह का सिलसिला होता है तो ये साल 2 साल के बाद, क्योंकि उनको रोटेट करना होता है, तो उसके बाद लड़की को वापस भेज देते हैं। लेकिन ये कि अगर सऊदीया गई है, कुछ भी समटाइम जो लड़कियां वहाँ 12-12 15-15 साल से भी हैं, 20 साल से भी उनको वहां रखा हुआ, उनको जाने नहीं देते, चाहे वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, नेपाली हो। जब दुबई में 2-3 साल बाद उस लड़की की रोटेशन करते हैं तो उस लड़की के साथ करते क्या हैं? उसको वापस भेज देते हैं, उसके बाद उसको वापस भेज देते हैं। पैसा वैसा नहीं होता उसके पास, वो जिस कपड़ों में आई थी वही कपड़े वही जूते में जाके उसको वो जहाज में बैठाते हैं, वापस भेज देते हैं। दैट्स इट, एंड ऑफ द स्टोरी। उसको बेचारी ने, मतलब आप सोचिए, 50,000 रुपए, पता नहीं कितने, $300 बनते हैं, एक डॉलर के मेरा ख्याल है $300 बनते हैं। अपने पाकिस्तानी 3,000 का कैसे ही कुछ है ना फिगर। तो 280 का डॉलर है आपके यहाँ। हाँ, तो तकरीबन उसको वही फ्यू हंड्रेड डॉलर, हाँ पूरे फ्यू हंड्रेड भी नहीं, वो कपल $100। लेकिन जब वो एक रात जब उसको वो बुक करते हैं अली भाई, तो जब वो लड़की से जो वो डांस बार में जो वो एक, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, एवरेज में बताता हूँ आपको, एक वीकेंड नाइट पे एक डांस बार में जो लड़की पे जो जो इनकम होती है उस डांस बार वाले की, वो कम से कम 20 से 15 हज़ार डॉलर होती है। ही मेड, दैट्स व्हाट ही मेड पर डे, पर नाइट, अच्छे डांस बार में, नॉर्मल डांस बार में। शेडी की बात नहीं कर रहा, शेडी में अलग होता है। और जब वो लड़की को प्रोस्टिट्यूशन के लिए भेजते हैं तो समवेयर बिटवीन 300 to 500 US डॉलर्स चार्ज करते हैं उस लड़की का कस्टमर से। वो लड़की को क्या मिल रहा होता है? दिस, उसको पूरा जो मिला के, यानी एक महीने के 50,000 से 1 लाख मिलते हैं। दैट्स इट। मिडिल ईस्ट के अंदर जो छोटी बच्चियां होती हैं क्या उनकी वैल्यू ज्यादा होती है? जी, ये एक सिख कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में भी ज्यादा है, सबसे ज्यादा हमारे यहाँ हविस है। सो लेकिन इंडिया पाकिस्तान में छोटी उम्र की होनी चाहिए लड़की, जितनी छोटी उम्र की है उतनी ज्यादा पैसे हैं। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, आप चाहें तो सेंसर कर दीजिएगा। हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी, इंडिया में और ये अरबों में खास तौर पे एक जहनी बीमारी है। ये समझते हैं कि जितनी छोटी उम्र की लड़की से आप सेक्स करेंगे या जिना करेंगे उसके साथ, तो आप जवान रहेंगे, यू गोना बी, आप फाउंटेन ऑफ यूथ कहते हैं उसको। ये ना फाउंटेन ऑफ यूथ से मैंने पिया हुआ है। तो ये दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट, इसके इनके जहन में एक ये पता नहीं पागलपन है कि जितनी छोटी लड़की होगी उतना ज्यादा जो है वो जवान होता है इंसान। और पाकिस्तान में भी लोगों के पास अभी भी ये कॉन्सेप्ट है, जिसकी मेडिकल साइंस की कोई ऐसी कोई चीज है नहीं। लेकिन ये बीमार लोग जो है वो शायद कुछ उस और कुछ हाविस में कुछ पसंद भी करते हैं। तो ये हमारे यहाँ भी बहुत ज्यादा है। आपने अमूमन शादियों में भी लोग कहते हैं छोटी उम्र की होनी चाहिए, कुत्ते के बच्चे क्यों? पर ये डिमांड ज्यादा है, जितनी उम्र छोटी होगी उतना ज्यादा। और अली भाई, जस्ट सो यू नो, जो 7 साल की बच्ची है ना, क्योंकि ये जो पसंद करते हैं मिडिल ईस्ट में, उनकी उम्र होती है 11 साल। तो जिस जो उनकी फेवरेट एज है ना सेक्स के लिए बच्ची की, वो 11 साल से 12 साल की बच्ची है। तो ये क्या करते हैं, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश लड़कियों को लेके आते हैं, 7 साल की बच्ची को फिर स्टेरॉइड लगाते हैं, ये हार्मोन इंजेक्शन होते हैं, ये डिफरेंट चीज होती है, उसको हार्मोन्स बोलते हैं। ये ह्यूमन ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एक लगा, मैंने नाम ले लिया, खैर लेट गो। एक ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एचजीएच लगाया जाता है, और एक दूसरी चीज होती है जो वुमेन्स हार्मोन होता है, इसको एस्ट्रोजन कहते हैं। ये एस्ट्रोजन के शॉट्स लगाते हैं उसको बहुत ज्यादा, और उससे जो है वो रिएक्शन ये होता है कि वो लड़की जो है वो 7 साल की बच्ची लुक लाइक 12 साल या 11 साल की लगना शुरू हो जाती है, थोड़ी सी प्लम हो जाती है वो। तो उसको फिर ये कहते हैं कि सारी बात को आईडी तो है नहीं, यहाँ 11 साल की बच्ची है, तो उसकी जो है मार्केट बहुत ज्यादा होती है। कुछ केसेस ऐसे रिपोर्ट होते हैं, अक्सर फिल्मों में भी दिखाते हैं कि लड़की को प्यार का झांसा देकर उसका बॉयफ्रेंड उसे बेच देता है, आगे फिर उससे सेक्स वर्कर के तौर पे डील किया जाता है। लड़की जब विलिंग नहीं होती तो उसके साथ फिर क्या करते हैं? अली भाई, पहले तो ये जान लीजिए कि उसके साथ वो उसके पहले दरवाजा बंद हो जाता है वापस जाने का। जब वो लड़की घर से भाग गई, उसको पता है घर वाले एक्सेप्ट करेंगे नहीं। हमारे यहाँ ये भी एक मसला है ना, कि लड़की भाग गई घर से, अब घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और जब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उसको, तो उन्होंने जाके उसको लड़की को उन्होंने बंद कर दिया। और यानी उसको पता है कि मैं घर तो जा नहीं सकती, मेरे बदनामी। वो लड़के ने उसके साथ ऑलरेडी जो वो सेक्स वेक्स करना होता है वो तो ऑलरेडी उसने कर दिया, अब उसको पता है मैं वापस नहीं हो सकती।
अब वो वापस नहीं जा सकती, अब उसको पास चॉइस नहीं रह गई। अब वो ये नहीं है कि वो भाग भी जाए, अगर वो लड़के से भाग भी जाती है तो वो घर तो जा नहीं सकती, उसने फिर जाके किसी न किसी का चुंगल पास। तो ये इस बेवकूफ के जहां से में रहती है, या ये उसको जाके फिर ये बहुत ज्यादा पंजाब में इंडियन पंजाब से लेके आते हैं उनको, फिर लाके वही बड़ी शहरों में तो बेच दिया जाता है। फिर वो विलिंगली जब नहीं कर रही तो फिर उसको मारा पीटा जाता है, कुत्ते की तरह मारते हैं, बंद रखते हैं, खाने को नहीं देते, यानी बहुत ज्यादा, जब तक वो राजी नहीं हो जाएगी उसको बोलते हैं तुम्हारी हम मिसाल बना देंगे। तो वो बेचारी को वो रोज मार खाना उसने पता करना ही है। नंबर एक उसकी सूरत ही होती है। नंबर दो उसको देते हैं इंजेक्शन, ये एक गोली है, नहीं नाम लूंगा, एक खास किस्म की एक पिल होती है अली भाई, उसको खैर मैं इंग्लिश में लेता हूँ कि पाकिस्तान में मिलेगी नहीं वो, उसको रुफलिन कहते हैं। डेट रेप ड्रग, डे रेप ड्रग या डेट रेप ड्रग कहलाती है वो, उसको रुफलिन कहते हैं उसको। वो दी जाती है उसको, मैंने वो पाकिस्तान वर्जन किसी को भी नहीं पता क्या होता उसका, थैंक यू। सो वो उसको दी जाते हैं कि वो गुनूदगी में रहती, मतलब वो इतने होश में होती है वो रिएक्ट नहीं कर सकती किसी चीज को। सो दे लेट इट गो, यानी जो उसके साथ हो रहा होता है उसको नीम बेहोशी में कह लीजिए, सो मेनी वर्ड्स। तो वो दी जाती है उसको, और उसके बाद वो फिर इस्तेमाल करते हैं अपने मकासद के लिए, या वो फिर जोर जबरदस्ती, उसके बाद फिर वो यूज्ड हो जाती है कुछ कुछ दिनों के बाद। और उसमें ऐसे भी हैं अली भाई, मैंने खुद बात की हुई है, कुछ ऐसे भी हैं जो जो जाते नहीं है, आई मीन ये तो फिर वो बस 10-12 साल से वहीं बैठी है, अब वो वेयर शी गोना गो, का क्या करेगी वो? फिर वही उसका, आप जितनी भी मैंने आज तक खवातीन से बात की है इस काम के अंदर, चाहे वो थाईलैंड हो अली भाई, चाहे वो कंबोडिया हो, आप बीन टू लाओस, कंबोडिया, सारी ब्लॉक में मैं काम कर चुका हूँ। मैं जब काम कर रहा था ये बट आई नेवर चार्ज फॉर इट, ये मैं एक वॉलंटियरली करता था। मैं एक सेक्स ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो है जिनको प्रिवेंट करती है, मैं उसके लिए वॉलंटियर था थाईलैंड में। और मैं वॉलंटियर करता था, हर साल में कोशिश करता कि 3 महीने में वहाँ ये लगाता था। ये मेरा अपना ही समझ लिया गुनाहों की शायद माफी के लिए, या जमीर को जो है वो करने के लिए, तो आई यूज्ड टू वर्क विद देम। इंसानी स्मगलिंग के अंदर ये लीगल वे से लड़की को लेकर जाते हैं या इनलीगल वे से? एक तो हमें पता है डंकी होती है, ये इनका राउट क्या होता है, लेकर कैसे जाते हैं? अली भाई डिपेंड करता है मुल्क के ऊपर। दुबई तो ज्यादातर, दुबई सऊदी अरेबिया तो लीगल ही जाते हैं। लेकिन ये जो अगर कहीं और, मिसाल के तौर पे अब ये कुछ ऐसे भी हैं लड़कियों को जिनको जैसे थाईलैंड लेके गए, या बर्मा लेके जाते हैं, बर्मा भी जाती हैं, थाईलैंड भी जाती हैं। तो जो जो बर्मा जो है वो उसको थाईलैंड का वीज़ा लगाते हैं, और थाईलैंड से बाय रोड जो है वो बर्मा लेके जाते हैं, वैन में या गाड़ियों में लेके जाते हैं। अगर मिसाल के तौर पे अगर जैसे ईरान जा रही है लड़की, या वो उसको ग्रीस लेके जा रहे हैं, ग्रीस में भी ये काफ़ी हरकत होती हैं, खरीदो फरोख्त का सिलसिला तुर्की में भी होता है। तो फिर उसको ये वही डंकी वाले राउट से, जो ईरानी राउट डंकी राउट है, उसी राउट पे बस ये ट्रंक में डाल देते हैं, या बस में एक बस में, जो आपने देखा पता नहीं, ईरान वाली जो बड़ी बसें होती है उसमें नीचे जो पोर्शन होता है जहाँ पे लगेज होता है, वहाँ पर ये पैक कर देते हैं लड़कियों को, यानी ऐसा बुरे हालात में कि सांस रुक जाए, ऐसे हालात में वो पैक कर देते हैं वहाँ पे, और उस बस में वो वाया तेहरान, और तेहरान से फिर उनको वैन्स के थ्रू तुर्की, और वो डंकी राउट वही लेते हैं, डंकी वाला ही। अगर जो अगर इस तरफ जा रही हैं, यूरोप की तरफ जा रही हैं, या ग्रीस की तरफ जा रही हैं, जो खरीदो फरोख्त हो रही है वहाँ पर। अच्छा, आपने अभी बताया कि आपने कई ऐसी लड़कियों के इंटरव्यू किए जो इस तरह से फंस गई, लेकिन कोई ऐसा इंटरव्यू या कोई ऐसी स्टोरी जो आज तक आपको याद रही हो, ऐसी कोई खतरनाक खौफनाक स्टोरी? अली भाई ऐसी एक स्टोरी नहीं है, ऐसी कई स्टोरियां हैं जो मुझे रात को काफी सोने नहीं देती। लड़की, एक बच्ची अगवा हुई थी, उसको शायद अपनी सही उम्र भी नहीं याद थी, पाकिस्तानी लड़की थी। मैं उसको मिला हूँ, मैं उसको तुर्की में मिला था। उसको अपनी सही उम्र याद नहीं थी, वो किस उम्र में अगवा हुई थी। उसको ये पता है कि मैं छोटी थी, बस उसको इतना पता है। तो वो घर से बाहर खेलने के लिए निकली थी, उसको एक आदमी उठा के ले गया था। उसको ये भी नहीं पता कि वो कहाँ रही है काफी अरसे तक। लेकिन उससे ये दिन में 15 से 20 लोगों को सेटिस्फाई करवाता था, बचपन की बात कर। when she जब was आप मिले थे hardly, क्या एज थी उसकी? जब मैं मिला उस वक्त उसकी उम्र 25 साल थी। अच्छा, तो किस एज में वो निकली थी, आपको कुछ उसने बताया? उसको नहीं याद, ओके। उसको नहीं याद। लेकिन उसको जो उसने काम शुरू करवाया था, और जो सेक्स उसने शुरू किया था, वो कहती है तकरीबन मैं मेरे कुड बी 9 कुड बी 10 years old, उसको ये नहीं याद था कि 9-10 साल की उम्र में। और ऑल्सो उससे पहले वो वीडियो करवाता था उससे, यानी वो वीडियो में काम करवाता था कुछ। फिर वो जब मैं उसको मिला तो वो इंडिपेंडेंट थी, उसने छोड़ चुकी थी, वो भाग गई थी वहां से। लेकिन वो वापस काम वही कर रही थी, यानी काम नहीं छोड़ा था उसने।
तो मैंने उसको पूछा, मैंने कभी काम का क्या सिलसिला क्या है। उसके स्कार थे जिसमें काफ़ी जगह पर कटे हुए, जले हुए, म्यूटिलेशन, सिगरेट। उसकी कहती थी कि मेरे पर ग्राहक आते थे, जो जो कस्टमर्स थे उसके, वो सैडिस्ट जो के सिगरेटें बुझाते थे मेरे ऊपर हाथ पे, यानी कुछ खास जगहों पे टांग पर, या उसके पैसे देते हैं बाकायदा, कि वो अगर म्यूटिलेट करता तो वो फिर को पैसे देते हैं एक्स्ट्रा, बता देता है कि मैं मारूंगा। तो कभी जब सिर्फ मारते ही थे बेल्टों से या लातों से या चप्पलों से, मुंह फाड़ देते हैं पूरा। दैट्स हाउ दिस गाइस गेट ऑफ। तो उसके काफी निशानात थे और काफी कुछ थे, आई मीन यू नो। तो अली भाई, ऐसी एक एक नहीं है, ऐसी पता नहीं कितनी स्टोरियां हैं। एक लड़की थी जिसको, उसको उसको जब वो बड़ी उम्र की, बड़ी क्या मतलब 15-16 साल की लड़की थी, तो उसको दुबई में मेरी मुलाकात हुई थी। तो वो मैंने कहा कि मुझे पता चल गया था कि ये इसके किसी ऐसे बैकग्राउंड से नहीं है, काम के लिए आई होगी, वन ऑफ दोस्त थिंग्स। तो मेरी जब उससे बात हुई तो बात कहती कि मैं 2.5 साल से हूँ यहाँ पर, तो 2.5 साल से मुझसे काम करवा रहा है। तो मैंने बोला क्यों नहीं चली जाती? बोलता ये इतना स्ट्रांग आदमी है, ये कहता मैं तुम्हारे भाई को, मेरे एक बहन एक भाई था, छोटा भाई था उसका, घर वाले थे। तो मैंने जब भी जाने की या पुलिस पे जाने की बात करूँ तो तुम्हारे भाई को मार देंगे। वो बोलती है वो भाई को मार देंगे तो फिर वो कुछ भी कर लेती है। तो वो उससे फिर वो कुछ करवाते थे कि अलमान अल हफीज। ये कह लीजिए कि उसको ह्यूमन टॉयलेट के तौर पे यूज किया। मैं इससे ज्यादा नहीं कह सकता कि ह्यूमन टॉयलेट के तौर पे, यानी जो जो पीपल यूज एज अ टॉयलेट सीट, दैट्स उसका काम ये था। अच्छा, ये जो लड़कियां हैं जिनको सेक्स वर्कर के तौर पे रखा जाता है, ये भागने की कोशिश करती होंगी, कुछ कामयाब हो जाती होंगी, कुछ पकड़ी जाती होंगी। ये जो भागने की कोशिश करती हैं, इनके साथ क्या करते हैं ये लोग? बहुत ज्यादा कामयाब नहीं होती भागने में, क्योंकि इनको जिसने रखा है ना, वो इस कीप कीप इन माइंड के वो जलील का जो है वो ये उसका प्रोफेशन यही है ना, यू नो हाउ टू कीप हिम कैप्टिव। तो ऐसा होता नहीं है। बाज दफा ऐसे केसेस हुए हैं कुछ के कस्टमर्स ने रेस्क्यू करवाया है। तो और जो ऑर्गेनाइजेशन के मैं काम कर रहा था, वो हम लोग भी एज अपोज एज अ कस्टमर करते थे, क्योंकि हम लोग को ज्यादा तो नहीं तो जान का खतरा होता है, वो मार देते हैं। ये बहुत खतरनाक माफिया है। ये तो थाई माफिया जिसके अगेंस्ट मैं काम कर रहा था। तो ये मेरे एक बैग पे टैटू है, वो उसी माफिया का टैटू है। तो मैं जब उनके साथ काम करते, टैटू मैंने इसलिए बनवाया हुआ था, मेरे बैग पे एक ड्रैगन बना हुआ है, वो लेपर्ड फाइटिंग अ लायन, गॉड वर्सेस इविल, तो वो उसी लिए था कि वो ब्लेंड इन। तो ये लोग मार देते हैं, आई मीन दे डोंट डू इट। सो हम लोग ऐसे, जब हम लोग जाते थे तो अगर उनको पेनिट्रेट करना, तो हम लोग ऐसा नहीं आते थे कि गन्स ब्लेजिंग नहीं आ सकते थे, उनके पास ज्यादा गन्स होती हैं। तो ये दो मशहूर माफिया हैं वहां पर जो साउथ एशिया में जो कॉपरेट करती हैं। जो पोर्नोग्राफिक का भी जो बाइंग एंड सेलिंग है, ये पाकिस्तानी जिसको बेचते हैं वो थाई कंपनी है, वो थाई लोग हैं, थाई माफिया वाले हैं जिसको कंट्रोल करते हैं। तो हम लोग एज अ कस्टमर जाते थे। तो अगर जो लोग रेस्क्यू का काम करते हैं कि नहीं, बिल्कुल आपको पता है कि लड़की राजी, क्योंकि बहुत सी लड़कियां राजी नहीं होती जाने पे, वो बोलती डोंट वांट टू, उनको पीछे घर का खतरा होता है, उनको पता है कि अगर मैंने रख भी लिया उसको तो मेरे घर वालों को मार देंगे। मैंने कई ऐसे रशियन लड़कियां देखी जो कभी सवाल नहीं, रशियन लड़की कभी नहीं जाती, कभी नहीं जाएगी। यूक्रेनियन, उज्बेक, ताजिक लड़की कभी नहीं जाती। आप उसको कुछ भी बोले कि आई प्रोटेक्ट यू, बोलते ना, वो घर पे मार देते हैं, उसके पूरे खानदान मार देते हैं पीछे। वो कभी नहीं छोड़ेगी। थाई लड़कियों को हम लोग रेस्क्यू किया, थाई काफी किए हैं, और इंडियन इंडियन नेपालीज बहुत थी वहां पर, बर्मीज बहुत लड़कियां हैं इनको रेस्क्यू किया। लोग वी प्रिटेंड एज, हम लोग जब जाते थे तो वी गो एज अ कस्टमर, कि हम कस्टमर। तो फिर हम, हर लड़की राजी नहीं हो, अगर वो जाने पे राजी है तो फिर हम फिर उसको कम, उसको ज्यादा पैसे ऑफर करते हैं कि मैं इसको होटल पे लेके जा रहा हूँ, ये कुछ कर रहा हूँ, फिर भी वो मैन पावर, फिर वहां से हम लड़की को भगा के वी गिव हर टू द शेल्टर। फिर हमारे पास जो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन शेल्टर्स हैं, उसमें जो है वो लड़की को रिहैब होती है। लेकिन आप पैसे पेनिट्रेट नहीं कर सकते, एज अ गन्स ब्लेजिंग नहीं कर सकते। यू हैव टू डू इट एज 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 अ कस्टमर। तो जो भी भागने का, जहां तक अपने लड़की का, खुद उसमें तो इतनी हिम्मत नहीं होती बेचारी, उसको पता ही नहीं क्या जाना है क्या करना है। तो उस बेचारी में तो ऐसी हिम्मत है ही नहीं कि वो कहाँ जाए, क्या करेंगे। मीन मोस्ट ऑफ देम डोंट हैव द करेज, टूट चुकी होती हैं। फिर उनको पता तो जुल्म, तो भागे पकड़े गए तो फिर क्या करेंगे। वो क्या करते हैं, जब एक लड़की को मिसाल के तौर पे भागी है ना, सो ये नमक बताया था उसमें, जैसे एक लड़की भागने की ट्राई की है, उसने ट्राई किया सिर्फ भागने की, या वो किसी लड़की से बात करी कि मैं तुम हम दोनों मिलकर भागते हैं, ये ऐसे केसेस में आपको ये बता रहा हूँ जो जो मेरी फर्स्ट हैंड नॉलेज है। तो वो क्या कर, लड़की ने जाके एक्स्ट्रा ब्रेड या सिगरेट के लिए जाके मालिक को बता दिया कि ये भागने की बात करी। तो वो फिर ऐसी लड़की को जो है वो डबल ड्यूटी लगाते थे, उससे वो तो सफाई कराएंगे पूरा दिन, फिर उसको डबल ड्यूटी, मतलब उसको जितने कस्टमर भुगतान है उससे डबल भुगताने पड़ेंगे उसके बाद। तो अगर वो 12 भुगता रही तो वो 24 कस्टमर की ड्यूटी होगी उसके बाद। सो आप इमेजिन करें द पेन उसके। और फिर वो देंगे, वर्स्ट कस्टमर देते हैं कि उसकी चीखें जो हैं वो सामने वाले रख के, ताकि और लड़कियां उसकी चीखें सुने कि भाई तुम्हें ये करना है, अगर भागोगी तो तुम्हारे साथ ये होगा। तो फिर वो ऐसी मेक एग्जाम्पल आउट, लड़कियों में हिम्मत नहीं होती जाने के लिए।
हम अगर बात करें इस माफिया की, तो ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग या सेक्स ट्रैफिकिंग का रैकेट है, इसके अंदर कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं, कितने पावरफुल होते हैं और चेन ऑफ कमांड क्या है ऊपर से नीचे तक इनकी? एक तो होती है आपके अपने मुल्क की माफिया, जैसे मिसाल का सारम बर्नी उसकी वो माफिया ही है, मतलब ग्रुप गैंग है ना वो, एक जराइम पेशा गैंग है वो, उसके कारिंदे हैं जो जाके धाक रखते हैं, उंगली आंख रखते हैं, अगवा करते हैं, ये पूरा एक गैंग। जब वो ये पूरा काम कंप्लीट कर लेता है तो फिर उसको चाहिए होती है इंटरनेशनल माफिया, क्योंकि उसने बाहर बेचनी है ना ये सारी चीज, ना पाकिस्तान में तो मार्केट है नहीं इसकी, जो अमेरिका बेच रहा है, या तो इनके जो आपस में इंटरलिंक कनेक्शन होते हैं, कहीं भी किसी हर माफिया एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है, और दिस इज व्हाई दे कॉल माफिया। इट्स नॉट जस्ट अ लोकल गैंग। माफिया का मतलब यही है अन ऑर्गेनाइज क्राइम। तो ऑर्गेनाइज क्राइम हो काफी था, जैसे डंकी में भी आपके यहाँ एक एक आदमी दूसरे को बेचा जाता है ना वो जगह जगह। यू डोंट वर्क विद वन काइंड ऑफ थिंग। एक पाकिस्तानी एजेंट जब आपको बुक करता है तो वो क्या करता है, वो पाकिस्तान की हद तक आपको बॉर्डर पे ले जाएगा, फिर वो दूसरे ग्रुप को बेचता है, दूसरा ग्रुप तीसरे ग्रुप को बेचता है, तीसरा ग्रुप, हर दफा वो आदमी बिक रहा होता है, एवरी टाइम इज सोल्ड। उसको आखिर में ले जाके उसके साथ जो, खैर, रिमाइंड मी अली भाई, वी नीड टू डिस्कस दैट कि वो डंकी वालों का भी एक एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि उनके साथ क्या जुल्म किया जाता है, किस तरह उनके साथ क्या रख के, उनके पास भी, उनको भी तो पैसे जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। वी नीड टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि इसका एंड क्या होता है मेजोरिटी ऑफ टाइम। सो कीप कीप दिस इन माइंड कि एक तो चेन ऑफ कमांड, यानी ये बेसिकली ऑर्गेनाइज क्राइम, ये सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन ही क्राइम रिंग नहीं होते। जैसे मिसाल के तौर पे हम थाई माफिया की जब बात कर रहे थे, तो वो थाई माफिया जो है, वो थाई माफिया ऑल्सो हैंडल ड्रग बिजनेस, यानी वो ड्रग भी कर रही होती है, ये उनका एक शोबा होता है, देयर ब्रांचेस ऑफ इट। और इसमें एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट मनी लॉन्ड्रिंग का भी आता है। इनकम जो आती है, फिर दे डील विद अनदर ग्रुप टू लॉन्डर द मनी। सेम थिंग, जैसे जैसे मैंने सारिम बढ़ने की बात करें, ऐसे जो इंडिविजुअल होते हैं, यानी इंडिविजुअली कहाँ जाके, आप एक आदमी ने उठा लिया एक बच्ची को, वो क्या करेगा, वो कहाँ किसको जाके बेचेगा? इट्स नॉट दैट कोई अखबार में स्टार ओलेक्स तो नहीं देगा कि मेरे बच्ची है 16 साल की, मुझे वो बेचनी है। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क। ऑल्दो ये केसेस हैदराबाद में कुछ ऐसे केसेस थे, हैदराबाद में, अभी नाम लेने वाला था, खैर हैदराबाद में वो एक मोहल्ला है खास, वहां पर बच्चियों को ले जाया, अगवा करके पंजाब से लड़कियों को ले जाया गया, और यानी इंडिविजुअली वो नॉक करता था कि भाई तुम्हें बच्ची खरीदनी है, बच्ची, क्योंकि वो इलाका ही जो था वो उसको रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, तो वहां पे उन्होंने, दिस इज व्हाट वाज गोइंग ऑन फॉर कुछ अरसे से चल रहा था वहां पर। लेकिन इट्स नॉट अ कॉमन थिंग। कॉमन थिंग ये ऑर्गेनाइज ही होती है कि वो कारिंदे होते हैं, वो रिक्रूटेड बाय दैट ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन उनको बोलती है कि तुम आगे जाके जो है वो ये जो बर्दा फरोश या अगवा कर या फंसाने वाले, या ये जो पिम्प होते हैं, या एक्स वाई जी जो भी इनकी इकसाम है, या वो बस स्टॉप पे, ट्रेन स्टॉप पे भागी हुई लड़कियां और बच्चे, ऑल्सो बिग एस्पेक्ट ऑफ, जो भाग के आते हैं उनको बोले अरे कहाँ से आए हो तुम, नौकरी का कहाँ, जो भी उसकी नीड है वो सुनते हैं, हीरोइन बना देंगे तुम्हें। ये इंडिया में हीरोइन का बहुत चक्कर होता है ना, बॉम्बे में, बॉम्बे में जो आती है वो हीरोइन के चक्कर में दूर दराज से, कर्नाटका से, इधर उधर से जो आती हैं साउथ से, उनको ये हीरोइन बनाने के लिए बॉम्बे में ले जाते हैं, फिर उनको बनाते हैं हीरोइन दबा के। और जो पाकिस्तान में जो होता है ये सिलसिला, पाकिस्तान में भी है कि तुम्हें जो है वो काम दिलवा देंगे, मीडिया में करा देंगे। ओ अली भाई, बिग थिंग फॉर इट, ये माफिया की हम जब बात कर रहे हैं, एक और माफिया है हमारे यहाँ। आप फेसबुक पे भी जाएंगे, आप जाके देखिएगा ऐड इसके, प्लीज ऐड देयर ऑन देयर, वहां पे लिंक होते हैं। इस चक्कर में कभी मत पड़ना, मॉडलिंग एजेंसीज, मॉडलिंग एजेंसीज, हम आपको मॉडल, लुकिंग फॉर अ मॉडल, ये मेरे पास मौजूद है, आई विल सेंड यू सम ऑफ द लिंक्स टू। हम मॉडलिंग एजेंसी, लड़कियों के एक तस्वीर है, उसकी अपनी मॉडलिंग की तस्वीर है, वो लुकिंग फॉर मॉडल्स इन एज ऑफ सच एंड सच, इतनी उम्र की मॉडल चाहिए, हैंडसम पे, पता नहीं कितने हजार और फलाना हजार। वो मॉडलिंग एजेंसी नहीं होती, वो प्रोस्टिट्यूशन एजेंसी होती है। जब आप अप्रोच करते हैं उसके बाद उस पर आपको फोटोशूट कराते हैं, फोटोशूट करा के वो आपका प्रोफोलियो बनाते हैं, उसके बाद वो आदमी को बाहर दिखाते हैं, वो आदमी देख लेता है, उसके बाद जब वो आदमी उधर से निगोशिएट कर लेते हैं। अब लड़की तो मॉडलिंग के चक्कर में आएगी, जब उससे आपने पैसे की डील कर ली, कितने बिक गई है, दे टेक द गर्ल इन, और उसके बाद उसको बेच देते हैं ले आके। कुछ ऐसे हैं कि वो काम पे लगा देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पूरी बॉडी बेच देते हैं, यानी लड़की को पूरा ही बेच देते हैं। तो दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट, ये ऑल्सो ऑर्गेनाइज होता है। ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज हैं पाकिस्तान में। ऐसे नाबकार बहुत किस्म के गैंग मौजूद हैं, इंडिया में तो खैर बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज है, इंडिया और ज्यादा ऑर्गेनाइज है पाकिस्तान से। और ये सारा काम एक दूसरे के बगैर नहीं चलता, दे आर इंटरलिंक्ड। फिर इन लड़कियों के लिए आपको ड्रग चाहिए होती है, जाहिर बात है, ये लड़की को नशे में रखते हैं, उसको इंजेक्शन एडिक्ट बना देते हैं ना, कि वो जा ना सके। मेजोरिटी जो होती है, 90% ऑफ लड़कियां तो वो एडिक्ट होती हैं किसी ना किसी चीज की, चाहे वो पिल एडिक्शन में हो, चाहे वो ओपियोइड्स हो, चाहे उसको ये कुछ और चीजें दे रहे हो। कैनबिस बहुत कम होती है, वो प्लेजर के लिए यूज करते हैं, लेकिन मेजोरिटी जो होती है पिल अब्यूज होता है, जिसमें ये डिप्रेशन, एंटी डिप्रेशन, सेबास्टियन एंटी डिप्रेसेंट वगैरह होता है,
या ओपियोइड्स होते हैं, ओपियोइड्स पिल, ओपियोइड बेस्ड पिल होती है, या फिर वो हेरोइन ही खास तौर पर उसी का इंजेक्शन लगा देते हैं कुछ तो उसका डिपेंड करता है कितना सोफिस्टिकेटेड गैंग है। सो आपको यानी ये कीप इन माइंड कि ये सप्लाई एंड डिमांड पर है कि आपकी छोटी छोटी नीडें, हाउ यू गोना डू दैट, एक इंडिविजुअल के लिए पॉसिबल नहीं है। एक्सेस टू ड्रग, एक्सेस टू मनी, एक्सेस टू किडनैपर, सो दैट बिकम अ गैंग और दे क्रिएट अ गैंग। और ये पाकिस्तान है अभी से नहीं है, दे हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड, और इनकी सरपरस्ती जो है वो बहुत बड़े सियासतदान, बहुत बड़े बड़े लोग, जो आपकी गदगर माफिया है। जब मैं इसके पीछे गया था पाकिस्तान में, मैंने केस किया था, तकरीबन 16 साल हो गए इस बात को। तो मुझे जो मेरा होस्ट है, जो मेरा केयर टेकर था वहां पे, हालांकि मेरे पास सिक्योरिटी होती है अच्छी, और खतरनाक सिक्योरिटी उसने दी हुई थी मुझे। तो उसने बोला था कि यार तुम्हें मार, मैं एंड में जब मैं जाने लगा उनके पीछे, जो जो हाईएस्ट लोग थे, शायद मैं नाम ना ले सकूं यहाँ पे क्योंकि मुझे भी पाकिस्तान आना है, तो जिस आदमी का नाम आया था मैं सुन के कांप गया था, मेरे हाथ ऐसे, जिसका नाम आया मैं, हाथ पैर मेरे कांप गए। मैंने कहा यू किडिंग मी, मजाक कर। बोलता नहीं, ये फला फला शाह साहब हैं। शाह साहब भी कह दिया मैंने, खैर ये फला फला शाह साहब का ग्रुप है जिसको हैंडल करता है, ये तुम्हें मार देंगे, नॉट ओनली मार देंगे, दे विल कम आफ्टर ऑल ऑफ अस। तो मुझे तो, मैं तो निकल जाता, मुझे तो परवाह नहीं थी, लेकिन मुझे लोकल लोग थे शायद उन पर जुल्म होता, तो वो ये सारी चीजें देन गेट डन बाय, फिर इनकी पॉलिटिकल बैकिंग, फिर पुलिस ऑफ कोर्स प्रोटेक्ट करती है इनको, पैसे लेती है, चाहे वो गदर माफिया, चाहे वो सेक्स ट्रैफिकिंग रिंग हो, चाहे वो किडनैपिंग रिंग हो, पैसे लेती है, फाइलें नहीं खोलती इनकी कभी। सो दिस इज ऑल ऑर्गेनाइज, अली भाई। अगर हम बात करें दुनिया भर की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो क्या इन रैकेट्स पर क्रैकडाउन नहीं करती? हम अगर यूके की बात करें या यूएस की बात करें, तो वो इन लोगों को पकड़ती नहीं है? अली भाई, क्रैकडाउन करती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करती। अमेरिका में बहुत बड़े पैमाने पे होता है। मेरा एक कोलीग है जो मेरा मेरा एक्स बॉस भी रहा है, वो बेसिकली इसी स्क्वाड के लिए काम करता है, इसके अलग स्क्वाड्स होते हैं, वो करती हैं। लेकिन अली भाई, इसमें सक्सेस रेट बहुत कम होता है, क्योंकि आप, हम लोग काम करते हैं इंटेल, इंटेल बेस्ड होता है ना सारी चीजें हमारी, तो हमारी तो, अगर इंटेल नहीं होगी तो हाउ यू गोना गो आफ्टर इट। तो अगर आपको सिरा मिलना चाहिए एज एन इन्वेस्टिगेटर, मैं आपको, अगर मेरे पास कोई अप्रोच हुई कि लड़की, फिर मुझे पता चला कि यहाँ हो रहा है ये काम, आई अप्रोच द गर्ल, तो ऐसा नहीं है कि मैं लड़की को रेस्क्यू करा दिया खाली, आई गो आफ्टर कि उसने किसने किडनैप किया था, कौन, तो वो पीछे पूरी माफिया, उसके पीछे फिर एक इन्वेस्टिगेशन होती है, कुड टेक फ्यू इयर्स। सो ये इन्वेस्टिगेटिव मेथड यूज किया जाता है बाकायदा तौर पे आपको उसको, क्योंकि अगर आप, दो आदमी जो उसने उसको किडनैप किया, आपने उसको पकड़ लिया, वो तो एक कारिंदा है फ्रंट पे, वो काम खत्म नहीं होगा। सो ये पूरा जो है, वो कहते हैं कि आपको ये पूरा घर जलाना पड़ता है, ये ऐसा नहीं है कि आपने सामने का दरवाजा तोड़ दिया और मामला खत्म हो गया, वो नया लगा लेगा। सो यू हैव टू बर्न द होल क्राउन डाउन। उसके लिए इन्वेस्टिगेशन होती है, हमारे पास तो वसाइल मौजूद है, यहाँ पे करते हैं, लेकिन लड़कियां सामने नहीं आती, वही मैंने आपको खौफ की वजह बताई, वो बयान नहीं देती। कई दफा ऐसा होता है, हमने अरेस्ट किए हैं यहाँ पर, और कोर्ट में उन्होंने बयान नहीं दिया, मना कर दिया कोर्ट में बयान देने से, फ्लिप हो जाती हैं, उनको धमकियां मिल जाती हैं, पैसे दे देते हैं, और भी कई चीजें इस्तेमाल करते हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है। ये मैं वेस्ट की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में तो क्या कहूँ आपको मैं क्या कहूँ आगे। थाने में जाके आपने, शाह साहब ने जाके कॉल भी कर दिया तो काफी है, नहीं तो पैसे दे दिए तो नीचे वाले को, तो मुकदमे दर्ज नहीं होते, कुछ नहीं होता जी। हाँ, वहां पर, वहां के हालात बहुत बुरे हैं, और ये बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। सो, और अगर अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा, लड़की ने आ भी गई और उसने एडमिट भी किया, और उसको प्रोसिक्यूशन नहीं है ना वहां पर, फिर आप प्रोसिक्यूट कैसे करेंगे? जो हम, मैंने जिस एनजीओ का जिक्र किया था, मेरे जो लोग चलाते हैं क्वेटा के अंदर, जो लोग जिनका काम है ये रेस्क्यू, जो रेस्क्यू करते हैं बच्चों को, तो वो आज तक एक भी केस नहीं रजिस्टर्ड हुआ उनके खिलाफ, एक केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ। दे रेस्क्यू लॉट ऑफ them, लेकिन वो रेस्क्यू करते हैं गन्स ब्लेजिंग, वो जाते हैं शॉटगन के साथ अंदर। यानी ये ग्रुप हुआ जो घुसता है घरों में, बच्चों को ले तो आता है, फिर इनके पास अपने सेंटर है, लेकिन वो इंटरनेशनल पैसे पे चलता है। यानी ये नहीं कि वो लोकल को इमदाद मिलती है उनको। दीज, और बहुत से लड़के जो वॉलंटियर करते हैं, अगर मैं जाता हूं तो मैं वॉलंटियर करके जाता हूं, मैं कोई पैसे नहीं लेता उस काम के, हम अपने टिकट पे जाते हैं, अपने खर्चों पे जाते हैं, हम खाने का अपना खुद इंतजाम, रहने का हमारा होता है, और हम जितना टाइम वहां लगाते हैं वो अपने तौर पे। थाईलैंड में भी अगर मैं ये काम करता हूँ तो मैं अपने खर्चे पे करता हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई फाइनेंशियल कोई बेनिफिट, हम 1 रुपया उससे नहीं लेते हैं। जो इंटरनेशनल डोनर्स होते हैं वो सिर्फ ये करते हैं कि वो आपके रहने खाने का, जो बच्चों के रहने खाने का, हमारा नहीं, तो वो इंतजाम वो लोग कर देते हैं। सो मैंने आपको मिसाल दी कि पाकिस्तान में कुछ इस ग्रुप, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, उन लोगों ने कई हजार बच्चे रेस्क्यू किए हैं, और एक केस रजिस्टर्ड नहीं है आज की तारीख में, क्योंकि केस रजिस्टर्ड होता ही नहीं है। जब आप जाते हैं केस रजिस्ट्रेशन में, बड़े से बड़े उनके पास इतने इतने असर रसूख हैं कि आप, यू कैन डू दैट। तो सैड स्टोरी। पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर कन्विक्शन नहीं होती, लेकिन अगर हम बात करें यूएस की, वहाँ पर अगर कोई इस रैकेट का गिरफ्तार होता है बंदा, ट्रायल होता है, ट्रायल में साबित हो जाता है कि उसने ऐसा किया, तो उसको क्या सज़ा मिलती है वहाँ पर? अली भाई गए, आई कैन टेल यू, अगर हम, जब हमारे हाथ लगता है ना ऐसा, तो हम दो चीज करते हैं।
पहले तो जितने भी लोग इस स्क्वाड से मुंसलिक होते हैं वो पैशनेट होते हैं। आप ये जॉब वाले लोग नहीं होते, यानी ये नहीं होता कि ही इज डूइंग हिज जॉब फॉर मनी। मैंने जितने भी लोग जो ह्यूमन ट्रैफिक स्क्वाड के लिए काम करते हैं इंटरनेशनली, जितने भी लोग हैं, चाहे वो वॉलंटियर्स हों, अमेरिकन हैं जो वॉलंटियर करते हैं थाईलैंड में भी, कोलंबिया में भी करते हैं, साउथ अमेरिका में पूरे, जितने लोग भी दे आर पैशनेट अबाउट देयर वर्क। वो पहली बात तो कोशिश करते हैं कि वो भड़काई दे बंदे को किसी न किसी तरह, कि उसको कोई ना कोई मौका, गिव मी अ रीजन। हम लोग, मैं गन रख के बोलता हूँ गिव मी अ रीजन, दो रीजन मुझे, है ना, गिव मी रीजन टू शूट यू, क्योंकि वो मुझे रीजन नहीं देगा, उसको पता है शूट हिम। सो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मामला बाहर ही ठंडा हो जाए, ये जाए ना आगे। लेकिन अगर चला जाता है तो हम लोग मेक श्योर करते हैं कि केस ऐसा हो कि कम से कम जो इसकी सजा जो है अमेरिकन कानून में, कम से कम ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए या सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए मिनिमम मिनिमम मैंडेटरी 30 साल है। लेकिन ये एक, हम लोग एक काउंट पे काम नहीं करते, वी डोंट डू वन काउंट। तो अगर 20 लड़कियां उसके पास, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 30 कर लीजिए उसको। फिर उसके अलावा वी एड लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू है, वो लवाजमात जो हैं, वो टॉर्चर, जहनी तौर पे जो उसके साथ जो कुछ हुआ है उसका मिला के वी जो ऐसा आदमी अंदर जाता है अली भाई, हम हमारे हाथ जो लगा है उसको दोबारा जो है वो सूरज नहीं देखना पड़ता। दैट्स नॉट द एंड ऑफ इट। मैं उस पर एक काम करता हूँ, आई ऑलवेज मेक श्योर, या मेरे लोग जो हैं वो मेक श्योर करते हैं, चेरी ऑन टॉप। वो क्या करते हैं, ऐसे आदमी को हम कोशिश करते हैं कि ब्यूरो ऑफ प्रिजन को हम ये लोग ये कहते हैं कि इनको जो है वो आप ऐसी जेल में रखिएगा, मेक श्योर करना जहां पर एक तो वो गैंग्स ऑपरेटेड जेल हो, क्योंकि इनमें जेल में इन लोगों से बहुत नफरत की जाती है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग या रेपिस्ट ये सारी चीज होते हैं। तो हम मेक श्योर करते हैं कि इनको किसी ऐसी जेल में रखें जहां पर खास तौर पे 6-6 8-8 फुट के काले हों, जिन्होंने कभी बाहर नहीं निकलना, ऊपर अल्लाह नीचे हुई, या फिर वो हों जो जो सेक्सुअली आपको दबा के अब्यूज करें, फिर वो उनके हवाले कर देते हैं, उस जेल में उनको रखते हैं, मेक श्योर करते हैं कि उनके साथ जो उनकी खिदमत जो है वो होते रहे वहां पर। फिर वो काले उनकी टेक केयर करते हैं, मैक्सिकन गैंग के हवाले कर देते हैं, तो उसको लिपस्टिक में लगा के रखते हैं। फिर वो, समझ गया आप बात, इतनी कह सकता हूँ कि फिर वो आदमी जो है वो लिपस्टिक लगा के रहता है। उसके बाद वो सारी जिंदगी जो वो किसी की गर्लफ्रेंड या बीवी होता है, वो जिस रिमेनिंग ऑफ हिज लाइफ, अगर वो उसको 40 साल का सेंटेंस है तो वो 3-4 आदमियों की बीवी होगा वहां पे, इस सर्व एज अ वाइफ, खाना भी पकाएगा और टेक केयर ऑफ अदर नीड्स एज वेल। ये एज अ गिफ्ट मैं दे देता हूँ ये लोगों को, उन लोगों के लिए। कामरान भाई, एक न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 2 अक्टूबर की न्यूज़ है ये। लाहौर में 3 बहनें आती हैं डेरा गाजी खान से। उनके पास 100 रुपये हैं और एक मोबाइल है, और मोबाइल के अंदर स्क्रीनशॉट है साउथ अफ्रीका का। उनका प्लान ये होता है कि वो लाहौर से कराची जाएंगी और वहाँ से आगे वो बॉर्डर क्रॉस करेंगी। इन केस अगर वो इस तरह का प्लान करके कामयाब हो भी जाती बॉर्डर क्रॉस करने में, तो उनके साथ होता क्या? मोर देन लाइकली वहां पर टाउट्स होते हैं, जो हर ट्रेन स्टेशन के ऊपर टाउट्स होते हैं, मोर देन लाइकली वहां पर टाउट्स होते हैं जो उनको जो है वो रोक लेते हैं वहां पर, और उनको बोलते हैं कि जी हम आपको भिजवा देते हैं, आपका खर्चा भी उठा देंगे, आपको खाने का इंतजाम भी कर देंगे, रहने का। उनको ले जाते हैं और उसके बाद वो कहीं ना कहीं किसी बाजार में बिकी होती है, मोर देन लाइकली 99.9%। और ये रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन के बाहर बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो ये काम कर रहे होते हैं। अच्छा, ये न्यूज़ भी शेयर करने का पर्पज़ ये था कि हमारी ऑडियंस जो देख रही है, उनमें से जो यंगस्टर्स हैं, जो फीमेल हैं, वो अगर नौकरी करना चाहते हैं, अगर उनके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती भी है, तो वो किसी झांसे में ना फंस जाएं। और अल्लाह ना करे जो फंस जाती है उसके साथ क्या होता है? जो फंस जाता है अली भाई, उसकी लाइफ जो है वो खत्म हो जाती है। जो इस रैकेट के, किसी भी रैकेट के हाथों फंस गया या कहीं भी इस मामलात में आ गया, उसकी लाइफ खत्म हो गई। उसको जो है वो छोड़ते नहीं है, फिर ये वो चला जाता है, हो गया, खत्म हो गया। आज के पॉडकास्ट में तो हमने समझा कि सेक्स ट्रैफिकिंग होती क्या है, लेकिन कामरान फरीदी के साथ आप किन टॉपिक्स के ऊपर पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।